write your own answer. So your answer was after solving the first question equation. तो इसमें आपका जो आंसर बन रहा था, it was something like, if I'm not wrong, it was 1 comma minus 3. तो आप अपना आंसर वो लिख सकते थे. I would accept that. Coming towards the second question, what was the maximum height of the ball? इस बॉल की maximum height क्या थी? Okay. Yes. अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट की, सो मैक्सिमम हाइट इज द पॉइंट वेयर योर ग्राफ रीचेस द मैक्सिमम, जहाँ पे हमारी ग्राफ मैक्सिमम पॉइंट पहुंचती है, जहाँ पे हमारा बॉल बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे था. देखिए हाइट ये है, अगर हम गौर करें तो हाइट बताई जा रही है वाई एक्सिस पे और टाइम बताया जा रहा है एक्स एक्सिस पे. तो मैक्सिमम हाइट यानी वो हाईएस्ट ऊंचाई जो है ना उसकी सबसे हाई कितना ऊपर गया है. तो अगर हम देखें 0 1 2 3 4 5, तो अगर हम देखें हमारी ग्राफ जो है ना मैक्सिमम हाइट कवर कर रही है 5 फीट तक. और अगर हम देखें, अगर इस तरह समझ में ना आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ग्राफ की पीक कहाँ है, कहाँ पे हमारी ग्राफ की पीक है. अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक ग्राफ में जो उसकी पीक होती है, अगर वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है तो जो पीक है वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो वो उसका मिनिमम पॉइंट होगा. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा है ऑन दी वाई एक्सिस. सो इट इज एक्चुअली y value of the vertex, last option, y value of the vertex 5. यहाँ देखिए. Is it clear to all of you? Any problem here? Coming to the next part, what key features tells the initial height of the roller coaster? कौन सा ऑप्शन है जो हमें इस रोलर कोस्टर का इनिशियल हाइट बता रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बॉल है ना, एक्चुअली इट इज ejected from a roller coaster. They just giving you the idea. अगर हम बात करें कि रोलर कोस्टर है, अगर हम इसको प्लॉट करके देखें यहाँ पे अपनी ग्राफ पे कि कोई रोलर कोस्टर है, तो रोलर कोस्टर हमेशा स्टार्ट करते हैं 0 से, फिर ऊपर जाता है, राइट, और फिर नीचे आता है. तो बोल रहे हैं कि कौन सी वैल्यू है जो हमें बता रही है इनिशियल हाइट ऑफ द रोलर कोस्टर. हाइट पता है हमें, अब हमारी वाई एक्सिस पे होगी और टाइम हमारे एक्स एक्सिस पे होगा. तो हमें बताना है कि वो कौन सी वैल्यू है इन ऑप्शंस में से जो कि एक इनिशियल हाइट बताएगी रोलर कोस्टर का. यहाँ पे अगर हम गौर करें, हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. वाई इंटरसेप्ट यानी वो पॉइंट जहाँ पे हमारी ग्राफ वाई एक्सिस पे कट कर रही है. एक्स इंटरसेप्ट यानी वो पॉइंट जहाँ पे हमारी ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट कर रही है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी वो पॉइंट जहाँ पे हमारी ग्राफ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए. तो ये तो बिल्कुल ही हट करे, इट्स नॉट अबाउट द रोलर कोस्टर. और वर्टेक्स इज नॉट ऑल्सो अबाउट द रोलर कोस्टर. तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है हमारी वाई एक्सिस पे जहाँ से हमारी ग्राफ स्टार्ट होती है या जहाँ से हमारी ग्राफ कट करती है. तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये वाला पॉइंट है, यानी दिस इज द पॉइंट where my graph is starting, where my graph is cutting the y-axis. Coming towards the part 4 question, there are 15 girls and 13 boys in 6th period. 6th period में 15 girls हैं और 13 boys हैं. If a coach Mullins randomly selects a member of 6th period, अगर वो कोई कोच आता है और randomly किसी बच्चे को भी चूज करता है, what is the probability that she will select a boy? क्या चांस है कि वो एक बॉय को सेलेक्ट करेगा? पहली बात तो ये हमें पता है कि टोटल अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल कितने बच्चे क्लास में? 15 plus 13. So what will be the answer? 15 plus 13 is what? 15 plus 13 is what? Who can tell me? It's 28. 28 बच्चे हैं टोटल. अब हमसे पूछ रहे हैं कि कितने बॉयज हैं, यानी हाउ मेनी ऑफ देम आर बॉयज, कितने बॉयज हैं. सो मुझे पता है कि पूरी क्लास में 6th पीरियड को उस वक्त कितने बॉयज थे? 13 बॉयज थे. तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13 अपॉन 28. ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी. सो डैम इजी क्वेश्चन एंड आई फील दैट मेनी हैव डन इट रॉन्ग. प्रोबेबिलिटी यानी कि कितना चांस है, जितने ज़्यादा बॉयज होंगे उतना ज़्यादा चांस होगा. 13 बॉयज है तो 13 चांस होगा किसी भी बॉय को चूज होने का. ठीक है, दैट्स द वे वी हैड टू राइट द आंसर. नाउ पार्ट 6,
P is not A, और कहा भी है स्टार्स लगाकर कि you need to simplify। ये इस बात का मतलब क्या, मैं लिखती ही ना, अगर सिंप्लीफाई ना करना होता तो मैं ये लिखती ही ना नीचे। बट मैनी ऑफ यू हैव मिसरेड इट, इसलिए मैंने कहा है कि यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग द क्वेश्चंस। द वंस हु विल रीड द क्वेश्चंस विल बी एबल टू डू क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। आंसर्स यहाँ पे दो सही थे, लेकिन एक सिंप्लीफाइड था और एक सिंप्लीफाइड नहीं था। अब आपको वो चूज करना था जो सिंप्लीफाइड है। पहले हमें यहाँ देखना है कि P इज नॉट A। इसको पहले थोड़ा सा जूम करते हैं, वो पॉइंट जो कि A नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, दो A हैं, 1 2 ऑफ देम आर A। टोटल कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स हैं, और 8 पार्ट में से 2 जो है ना वो A है। हमें कह रहे हैं नॉट A नहीं चाहिए, तो हम A के अलावा काउंट करो। डायग्राम में देखो कितने A नहीं है। अगर हम देखें, दिस इज 1 2 3 4 5 6 ऑफ देम आर नॉट A। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास आंसर आ तो गया, दिस इज द आंसर, बट ये करेक्ट नहीं था क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। उन्होंने क्लियरली हमें कहा है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। सो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, so we know that 6 and 8 both come in the same table. 2 3s are is 6 and 2 4s are is 6. So our correct answer is actually part B। सही, पार्ट ए करेक्ट था लेकिन वो सिंप्लीफाइड नहीं था। क्वेश्चन हमें क्लियरली कहा गया वी हैव टू गो फॉर द सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज 3/4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम हियर? सबको आप लोगों ने कहाँ का मिस्टेक्स की? देखिए आप लोग बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन यू डिड अ मिस्टेक इन रीडिंग द क्वेश्चन विच वाज नॉट हैपन अगेन प्लीज, क्योंकि फाइनल टर्म में तो आपके पास सिर्फ लास्ट चांस है, यू कैन नॉट गेट एनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन, राइट? नाउ पार्ट नंबर 7, प्रोबेबिलिटी कैन बी बिटवीन टू नंबर्स। प्रोबेबिलिटी किन दो नंबर्स के दरमियान होती है? अगर आपको ये भी याद ना हो तो आपको याद होगा मैंने आपको कॉपी में एक लंबा लाइन करवाई थी 0 से लेके 1 तक। तो मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी किन दो नंबर्स के दरमियान होती है? इट्स फ्रॉम 0 to 1, दैट्स पार्ट सी। बट स्टिल मैंने मिस्टेक्स है, आई वाज वेरी वेरी सैड टू सी दिस कि इतना करवाने के बाद भी यू डिड नॉट डू द बेस्ट। Coming towards the next part, part 8. Lucas found a punctured bouncy ball in his basement. He wants to know how much air used to fill up the entire ball. The diameter of the ball is 6 inches. Find the volume. Use 3.14 for the pi. अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्लियरली बताया जा रहा है लूकस फॉर अ बाउंसी बॉल। बाउंसी बॉल, अगर मैं बॉल की बात करूं, दिमाग में पिक्चर आ गई, तो बॉल कौन सी शेप है? इट्स अ स्फीयर शेप। He wants to know how much air used to fill up the entire ball. अगर वो बात कह रहे हैं कि कितनी एयर आ रही है उस बॉल में, तो जब मैं कहूँगी ग्लास में कितना पानी आ रहा है या एक रूम में कितने लोग बैठेंगे, जब इस तरह की बातें कहीं जाए ना, तो मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो हमसे उसका वॉल्यूम पूछना चाह रहे हैं। ये आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो गया होगा पढ़ पढ़ के कि व्हाट दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू, कि अगर वो कहें कि एक बॉल में कितनी एयर आएगी, तो मतलब दे टेलिंग अस कि कितनी स्पेस है उस बॉल में। और उस स्पेस को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा स्पेस उस बॉल में होगी उतनी ज्यादा गैस उसमें आ सकती है, जितनी कम स्पेस उतनी कम गैस। तो स्पेस जो यहाँ पे है, मैथ्स में हम किसको भी रेफर करते हैं? वॉल्यूम को रेफर करते हैं। लेकिन उन्होंने हमें आगे बताया भी है, क्लैरिफाई भी किया कि हमने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है फॉर द स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है, राइट? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 4/3 will come here as it is, 4/3 पाई। अब यहाँ पे देखें, हमें क्वेश्चन में जो बात बताई हुई है, इस पार्ट को मैं रब कर रही हूँ, लेकिन यू विल नॉट रब इट, आई हैव लेस स्पेस ऑन द स्क्रीन। जब आप कॉपी में काम करेंगे तो आपका सारा काम स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ठीक है? नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखिए दे टेलिंग अस डायामीटर। उन्होंने हमें रेडियस थोड़ी बताया, उन्होंने हमें डायामीटर बताया। डायामीटर क्या होता है? डबल, रेडियस का डबल। तो रेडियस कैसे निकलेगा? डायामीटर का हाफ करें, 6 का हाफ होगा क्या? 3। सो 3 को
to the power 3. A 4/3 again by फिर 3 into 3 into 3. So 3 into 3 into 3 is what? 27. Calculate kar in your calculators. What will be your answers? Who can tell me the answer? Who can? Okay. Your answer will be actually is equals to 113.09. So आपका बेस्ट आंसर कौन सा होगा? आपका बेस्ट आंसर ऑप्शन ए है। सिर्फ ये रेडियस वाली गलती करके बहुत से लोगों के आंसर्स खराब हो गए, यानी गलत हो गए। और दूसरे बहुत से बच्चों ने जो गलती की उनको फॉर्मूला ही नहीं पता था, जबकि मैंने ये फॉर्मूलाज याद करवाए हैं। मैंने कहा है कि फॉर्मूलाज याद करें, फॉर्मूलाज नहीं दिए जाएंगे, बट मैनी डिड नॉट इवन बॉदर टू लर्न द फॉर्मूलाज। कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने इसलिए गलत किए कि आप लोगों को फॉर्मूलाज नहीं पता थे। अगर हम आगे बात करें, यू डू नॉट नो द फॉर्मूला फॉर द सिलेंडर व्हिच वाज पाई आर स्क्वायर एच फॉर द वॉल ऑफ सिलेंडर। स्फेयर की पिक्चर आपको, हेमिस्फेयर की पिक्चर दी हुई, आप लोगों ने फॉर्मूला यूज किया स्फेयर का। आई डोंट नो व्हाई। These were some mistakes which you all have done, majority of you guys, and this has led to the disruption of all your paper. Coming towards the next part, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चंस बहुत गौर से पढ़ने होते हैं। क्वेश्चंस अगर दिए ही क्यों, पढ़ने के लिए दिए होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9, the area of the base of this rectangular pyramid can be found by using this equation. इस equation के through हम इस rectangular pyramid की base का area find कर सकते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे कहीं नहीं कहा कि हमें full rectangle pyramid का area चाहिए। उन्होंने हमें similarly बिल्कुल clearly ये बात कही है कि we need to know the area of the base of the pyramid. सिर्फ pyramid की base का हमें area find करना है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे पिरामिड की बेस क्या है? रेक्टेंगल यानी स्क्वायर, सॉरी, इट्स एक्चुअली अ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप का एरिया हम कैसे निकालते हैं? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अगर एक साइड 8 है, दूसरी भी 8 है, तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है? इट्स गोइंग टू बी पार्ट बी ओनली। दैट्स द आंसर, नथिंग मोर। समझ में आ रहा है सबको? Coming towards the next part, what is the shape of the base of the cone? कौन शेप की बेस कौन सी होती है? कौन, चल अगर आपको कौन याद नहीं तो कौन ड्रॉ कर लेते हैं। अब मुझे बताएं कि कौन शेप की बेस, what is the base? Circle. So your answer was circle. It was damn easy. I was expecting full marks for everybody in this MCQ's questions. Coming towards the next part, quickly. पेपर काफ़ी लंबा है, इसलिए हमारी क्लासेस इसमें जाएंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप लोगों की मिस्टेक्स कोई मामूली मिस्टेक्स नहीं थी। अगर हम क्लास में भी ना करवा पाए तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको बनाकर सेंड कर दूंगी, जिसको आप सब कॉपी में करके दिखाएंगे। ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 2, इट वाज डैम इजी अगेन। आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड टू सी व्हाई यू गाइस मेड अ मिस्टेक हियर। फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए रूल्स याद रखें, पहले हम नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स की तरफ आए, 12 और 15 दोनों आते हैं सेम टेबल में। किस टेबल में आते हैं? टेबल ऑफ 3। 3 कॉमन बाहर ले लिया। फिर हम आते हैं लेटर्स की तरफ। इन दोनों नंबर्स में कौन सा लेटर कॉमन है? यहाँ पे ए कॉमन है और दोनों में बी भी कॉमन है, तो मैंने बी भी बाहर निकाल दिया। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया। पहली प्लेस में चेक करें कि मैं 3 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि 12 आ जाएगा। सो 3 4s आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे पास ए स्क्वायर है, यानी 2 एज है। एक ए तो बाहर आ गया, तो एक ए अंदर आएगा। बी मेरे पास यहाँ पे एक ही है, जो कि मैं ऑलरेडी बाहर निकाल चुकी हूँ, इसलिए दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस का साइन लगेगा, माइनस साइन। मेरे पास जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रही हूँ। अब मैं 3 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 15 आ जाए। 3 5 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ही ए है जो कि मैं बाहर निकाल चुकी हूँ, इसलिए मजीद ए अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ कमिंग टू बी, आई हैव टेकन 1 बी आउटसाइड, इट्स बी क्यूब।
b cube means 3b's, एक b बाहर निकाल दिया तो बाकी 2b's will come inside square and the bracket will be closed. That's the way you have to factorize, nothing else. सिर्फ factorize करना है, nothing else, only factorizing. Is it clear to all of you? So your answer would be 3a b bracket 4a minus 5b squared. This was your answer. I hope it's clear. Is it clear to all of you? Any problem? Any problem, class? Okay, now अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक की बहुत से बच्चों ने was सॉल्विंग में. सॉल्व में क्या करना था? पहली बात याद रखें कि all quadratic equations have to be equal to zero. तमाम quadratic equations को अगर मैं सॉल्व करना है, मैंने बहुत पहले एक क्राइटेरिया बताया था कि all quadratic equations अगर मैं उनको सॉल्व करना है they must be equal to zero. they must be equal to zero. कोई भी किसी भी नंबर के अगर बराबर है तो वो सही नहीं है, हमें इसको पहले equal to zero करना है. so ax square plus bx plus c इज इक्वल टू जीरो. तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जीरो के बराबर होना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं है. पहले हमें इसको जीरो करना है. जीरो पहले हम कैसे करेंगे? 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9. जब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो ये -49 हो जाएगा. अब उस साइड पे कुछ भी नहीं रहा तो वो जाके जीरो हो जाएगा. अब जाकर मैं इस फुल को फैक्टराइज कर सकती हूँ, लेकिन जब तक जीरो नहीं है मैं इनको फैक्टराइज नहीं कर सकती, ना मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ. अब मैं क्या करूंगी? मजीद इसको सॉल्व करेंगे. 4x स्क्वायर प्लस 12x देन प्लस 9 माइनस 9, you will get the answer -40 is equals to 0. अब अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो अब जाके आपके पास आंसर भी आ जाएगा. फैक्टराइज करेंगे फिर आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, आई वॉन्ट गो इन डिटेल अबाउट इट क्योंकि सबको ये आना चाहिए. दिस इज समथिंग विच एवरीवन मस्ट नो एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन मी कि कैसे करना है ये, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करवा चुके इस हवाले से क्लासरूम्स में. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3. अच्छा, पार्ट 3 में अगेन सेम सिनेरियो था, लेकिन फर्क ये था कि यहाँ पे हमें पूरी इक्वेशन दी हुई थी जो कि सॉल्व नहीं थी. यहाँ हमें सॉल्व करी हुई इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करके सॉरी फैक्टराइज करके इक्वेशन दे दी है. अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, आई जस्ट मिस्ड अ वर्ड हियर. दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फैक्टराइज नहीं थी, सॉरी सॉल्व नहीं है वर्ड, फैक्टराइज नहीं थी. ये पूरी इक्वेशन हमें दे दी थी और हमें इसके इक्वल एक नंबर दे दिया था. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें वो इक्वेशन फैक्टराइज करके दे दी है और वो नंबर हमें यहाँ पे दे दिया है. तो हमें पहले क्या करना है? अच्छा, बहुत से बच्चों ने क्या किया, जो सबसे इनकी बड़ी मिस्टेक थी फर्स्ट वाले पार्ट में, जितना भी जो याद आ रहा है बताते जा रही साथ साथ. यहाँ देखें उन्होंने बच्चों ने पहले फैक्टराइज कर दिया फिर इक्वल टू 49 किया. अब आप कैसे काम कर सकते हो? दैट्स नॉट इवन पॉसिबल. पहले जब तक जीरो नहीं होगा आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्टराइज करने का रूल यही था ना कि पहले सब कुछ जीरो करते थे यहाँ पर फिर फैक्टराइज करते थे. तो यहाँ पे आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, पहले आपको 49 को शिफ्ट करना है इस साइड पे फिर आप फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बहुत तरीके से सवाल दिए. यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म है, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है. हम तब भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले इन दोनों को ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को. कैसे ओपन करेंगे? पहले हमने ये वाला ब्रैकेट लिया, इसका 2x लिखा, सेकेंड ब्रैकेट पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, फिर हमने पहले वाले ब्रैकेट का +1 लिखा और पूरा का पूरा दूसरा ब्रैकेट कॉपी कर दिया. फिर जब मैं इनको ओपन करूंगी, इसको हम ओपन करेंगे, मैं ऊपर की तरफ लिखूंगी. सो 2x into x squared, sorry 2x into x is 2x squared, 2x squared plus 2 4s are is 8 और साथ में x भी आ गया प्लस 1 into x is 1x, 1x plus 1 into 4s are is 4.
अब मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे, like terms together, so 2x square plus 8x plus 1x is 9x plus 4, then that's equal to 22। यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है, इसके आगे 22 भी था। ठीक है, मैं पर जगह नहीं, जैसे मैंने मेंशन नहीं किया था, आपके फर्स्ट स्टेप से ही होना चाहिए। अगेन आई एम राइटिंग ऑल द स्टेप्स हियर, इज इक्वल्स टू 22। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस 22, ये साथ में है शुरू से, बाय बर्थ। ठीक है, I'm trying to write it small so that I can fix in everything on one screen. That's good. ये आपका फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप। नाउ अब हमें क्या करना है, इस साइड को जीरो करना है। जीरो करने के लिए क्या करेंगे, 22 को शिफ्ट करेंगे इस साइड पे, वहां पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। सो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। अब बताएं 4 माइनस 22, so 2x square plus 9x plus 4 minus 22 is what? It's actually 18 आंसर आएगा। और साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा बड़े नंबर का। यहाँ पे बड़ा नंबर 22 है, इसका साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी ये -18 हो जाएगा एंड दैट्स इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन। नाउ अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे मजीद, और जो वैल्यूज आएंगी फैक्टराइज करने के बाद वही हमारा आंसर है। सही? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? एनी? एक दफा इन तमाम स्टेप्स को देख लें, कोई इशू तो नहीं किसी को भी? ओके, मैं ये स्टेप्स जरा करके दिखा रही हूँ ताकि किसी को मजीद कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे का फैक्टराइज वाला पार्ट में करके दिखा रही हूँ। आई एम गोइंग टू रब द स्क्रीन अबव। क्योंकि मैं बाकी के स्टेप से संभाल गए तो मैं ऊपर करूंगी। ठीक है, मैं इसको फैक्टराइज करके दिखा रही हूँ। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये 18 लेंगे और हम ये 2 लेंगे। पहले मैंने 18 और 2 को लिया, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। 18 2 ज़ा क्या आंसर आ रहा है, 36। ठीक है, अगेन मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले लास्ट नंबर लिया जो कि हमारा पूरा कांस्टेंट नंबर था, और मैंने एक कोएफिशिएंट लिया स्क्वायर नंबर का। स्क्वायर नंबर का मैंने कोएफिशिएंट लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने 2 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो फैक्टर्स देखने 36 के मुझे वो फैक्टर्स देखने हैं जिसको प्लस करके या माइनस करके मेरे पास 9x आए। 9x आना मेरा टारगेट है। ठीक है, ओके, रेहान इज डूइंग समथिंग हियर। ओके रेहान, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, बट अच्छा मुझे बताओ 6 3 क्या होता है रेहान? 6 3 इज 18। मेरा टारगेट है कि मुझे 36 चाहिए, सिर्फ 18 नहीं। हमें सिर्फ लास्ट नंबर को नहीं देखना है, हमने पहले वाले नंबर का 2 लिया और लास्ट नंबर का 18 लिया। सो 2 इंटू 18 इज एक्चुअली 36। ओके, फराज लिख रहे 6 6 36। ओके, गुड ट्राई, बट मुझे देख के बताओ कि क्या 6 प्लस 6 इज गिविंग मी 9? So very, I like the way you guys are doing. I'm really liking it. But जो best factor है, as we lacking time, let me just tell it to you.
So the best factor is actually 12 and 3. 12 threes are is 36, और अगर हम लोग 12 minus 3 करें, you will get the answer 9. You getting the point? समझ में आया सबको कैसे करना है ये? You getting the point? I'm going to rub it off. मुझे जगह नहीं है स्क्रीन पे, लेकिन इसको जहन में रखना है. अब हम क्या करेंगे? हम तमाम के तमाम स्टेप्स को कॉपी करेंगे. 2x square. लेकिन जब मुझे 9x को लिखना होगा तो अब मैं इसको तोड़ कर लिखूंगी. कैसे? 12x प्लस सॉरी माइनस 3x माइनस 18. ठीक है, और इज इक्वल टू 0 साथ में आता रहेगा. अब जगह नहीं है स्क्रीन पे लिखने की. ठीक है, अब अगर हम देखें तो मैंने इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. ये पहला ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है. ठीक है, पहले हम इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, यानी दोनों में से कॉमन निकालेंगे. तो अगर देखा जाए 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 और x कॉमन है. यहाँ पर अगर देखें 2 और 12 दोनों में कनेक्शन है. 2 1 is 2 and 2 6 is 12, और x यहाँ पर भी और x यहाँ पर भी, इसलिए मैंने बाहर कॉमन x निकाल दिए. आई एम डूइंग इट वेरी वेरी क्विकली नाउ. 2 1 और एक x स्क्वायर था, देन प्लस 6, क्योंकि 2 6 is 12. x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम एक x ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं. ब्रैकेट क्लोज्ड. अब मैं ये वाला पार्ट नीचे करके दिखा रही हूँ. आई डोंट हैव स्पेस अप हियर. ओके, करो. वेरी गुड. सिर्फ साइंस में गड़बड़ हो गई. हाँ, साइंस सही करो. वेरी गुड, सही कर दिए. गुड गुड. अब मुझे नहीं पता. अच्छा, जब भी आपको मैंने क्लास में सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया था ना कि आप पहले बॉक्सेस बना लोगे. मुझे नहीं पता कौन सा साइन लगाना है. साइंस का फैसला हम हमेशा लास्ट में करते हैं. पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं. भाई कि 3 कॉमन है, 3 1 is 3 और 3 6 is 18. अब साइंस का फैसला करना है. अब हम बाहर कौन सा साइन लगाएंगे 3 के साथ कि मेरे पास -3 भी आ जाए. ओहो, दिस गॉट ड्रॉप. -3 भी आ जाए और -18 भी आ जाए. तो अगर हम बाहर माइनस लगाते हैं तो -3x बन रहा है, और अगर हम लोग अंदर प्लस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. तो इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव जो है अकम्प्लिश हो रहा है. अब हम आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ. अब हम लोग ब्रैकेट्स बनाएंगे. जो भी ब्रैकेट के बाहर है, यानी जो ब्रैकेट के बाहर 2x और -3, उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे. सो 2x -3 एक ब्रैकेट में आ गया, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम वन टाइम लिखेंगे. सो 1x प्लस 6. ये हो गई हमारी फैक्टराइजिंग. अभी हमने सॉल्व नहीं किया है. जो क्वेश्चन था अभी तक हमने उसका कुछ भी नहीं किया है. सॉल्विंग तो हुई नहीं, सिर्फ फैक्टराइजिंग थी. अब जो हम करेंगे, अब हम सॉल्विंग करेंगे. मैं टॉप वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ. उम्मीद है कि आप लोग कॉपी करते रहेंगे. जब आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी इसकी इंशाल्लाह. नाउ सॉल्व करने का तरीका क्या है? मुझे पता है कि ये सब कुछ किसके इक्वल है? इज इक्वल्स टू 0. तो 2x इज इक्वल. वेरी गुड रेहान, आप नहीं लिखोगे. अब मुझे कोई और चाहिए स्क्रीन पे लिखने वाला. बाकी सब का है. कौन लिख सकता है भाई? हुजैफा, कैन यू? सो यहाँ पे हमें x को फाइंड करना है. x को फाइंड करने के लिए मैं लिख रही हूँ, ज्वाइन कर लें हुजैफा. x को फाइंड करने के लिए यहाँ पे +3 को हटाना होगा. मैंने +3 को हटाया, शिफ्ट किया इस साइड पे, तो ये -3 हो गया. अब मुझे x को फाइंड करना है, तो मुझे इस 2 को हटाना होगा. 2 को हटाने के लिए इसको शिफ्ट किया दूसरी साइड पे, से x इज इक्वल्स टू -3/2. आंसर आएगा आपके पास -1.5. ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई x की. अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं. ये बात याद रखें, x + 6 है. ठीक है, सो उसको रब कर रही हूँ नीचे वाले पार्ट को. ब्रैकेट x + 6. ठीक है, मुझे इसको फाइंड करना है. दैट्स इक्वल्स टू 0. सो
ओके गुड रेहान कीप इट अप। हमारे पास टू वैल्यूज आ गई हैं एक्स की। एक हमारे पास -1.5 है और एक -6। दिस इज हाउ हमें एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम हियर? समझ में नहीं आया?